गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ऐसा है, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा चालू करेंगे। तो हम लोग कैसे क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ पहले तो। कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे पूरा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अपन वही देखेंगे क्या क्या अपने अभी सिलेबस में है। तो मेरा नाम है शशांक शर्मा, मैं आपको यहाँ पे लॉ पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, सीए किया है मैंने, करना पड़ता है। सो लॉ पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो लॉ में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज ऐसा हमको पूरा पढ़ना है। तो कॉर्पोरेट लॉ क्या है वो हम देखेंगे। तो लॉ केस में एक तो कॉर्पोरेट लॉ का टॉपिक रहेगा और दूसरा रहेगा अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ यानी जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स की बात होती है, जैसे कि कंपनी कंपनी लॉ एक प्रकार का कॉर्पोरेट लॉ है। सिर्फ कंपनी लॉ ही नहीं है, इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ में एलएलपी भी कवर होता है। वैसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। तो हम यहाँ पे बेसिकली हमारे कोर्स में जो दिया हुआ है, तो हमको यहाँ एक तो कंपनी लॉ पढ़ना है और दूसरा एलएलपी पढ़ना है। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बचपन में देखा होगा आपने ये दोनों चीज़ें, जब आप इतने इतने से थे, लॉ पढ़ने आए थे। तो अब तब आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ और एलएलपी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें। गिनती के 10 सेक्शन थे आपको फाउंडेशन लेवल पे। बाकी अब इंटरमीडिएट लेवल पे 150 सेक्शन रहेंगे कंपनी लॉ के। और बचा हुआ जो कंपनी लॉ है ये आपको सीए फाइनल लेवल पे देखने को मिलेगा। सो 470 सेक्शन है टोटल, जिसमें से हमको इस साल 150 सेक्शन पढ़ना है और बाकी के बचे हुए सेक्शन आपको फाइनल लेवल पे हैं। फाइनल लेवल पे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आता है ये। सो लॉ है अभी भी, ऐसा नहीं है कि लॉ हट गया है। एज अ पेपर आपको लिखना नहीं पड़ता वो डिस्क्रिप्टिव करके, आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पैटर्न में आने वाला है, जिसमें आप पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप सीए फाइनल के मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सो आपको ये पढ़ना रहता है और सेल्फ पेस पे पढ़ना है। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल इसीलिए बोला गया है क्योंकि आप अपने हिसाब से पढ़ो, जब भी आप रेडी हो आप उसका फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो उसके बाद ही आप फाइनल के मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो कंपनी लॉ इस साल भी है, अगले साल भी आपको फाइनल लेवल पे पढ़ने मिलेगा। इसके अलावा अदर लॉज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, नाम सुना होगा, किसी किसी ने टीवी पे ऐड आता है फेना ही लेना। नहीं, वो फेना है, वो अलग है। ये फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पे हमको जो विदेशी मुद्रा होती है उसको कैसे क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमको देखना है। फॉरेन एक्सचेंज नाम से ही समझता है, फॉरेन एक्सचेंज। जो डॉलर्स है, पाउंड्स है, अब अपन बड़े हो गए ना, अब अपन सीधे रुपीज़ में बात नहीं करते, डॉलर्स होना, पाउंड्स होना, यूरो होना। बड़ी बड़ी करेंसी में बात करेंगे अपन। बाकी यहाँ पे अमाउंट भी करोड़ों में रहेंगे। आपको छोटे मोटे अमाउंट नहीं रहेंगे। तो आप अकाउंट्स में देख ही लोगे, अभी तो करोड़ों में रहता है सब। तो फहमा देखना है आपको। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी आजकल, रहती है पता नहीं क्यों, तो ठीक ही नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपके फेलिसिटेशन में भी नहीं आ पाया था, तो आने वाला था बट फिर तबीयत खराब के कारण नहीं आ पाया। ठीक है। तो फेमा देखेंगे हम। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट यानी जो कानून होते हैं, इसको कैसे क्या इंटरप्रेट करना है ये भी हमको देखना है। आपको मैं सिलेबस वैसे लेके आया हूँ, ये भी बताऊंगा आपको। तो सिलेबस के हिसाब से अगर हम चले तो इसमें अभी हम कंपनी लॉ के बारे में पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद एलएलपी, ये दोनों मिला के कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट लॉ जो है पार्ट 1 में कवर होता है। 2 हिस्से में आपका ये पेपर रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का। एक 70% जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे कंपनी लॉ और एलएलपी के ऊपर। इसमें भी क्या क्या हम देखने वाले हैं। आपने बचपन में सिर्फ प्रिलिमिनरी पढ़ा था
और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 8, ऐसे बेसिक सेक्शंस आपने पढ़े थे। यहाँ पे भी हमको वो चीज़ें फिर से है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 to 10 पढ़ चुके हो तो फिर से नहीं रहेगा, तो फिर से रहेगा। और यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेक्शन 8 कंपनीज हैं, इन पे फाउंडेशन में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो हमको ये देखना है यहाँ पे। फिर प्रोस्पेक्टस, इसके आगे के पॉइंट्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, यहाँ पे आपने एमओए एओए तक के पढ़ा था। बाकी एमओए एओए का अमेंडमेंट वगैरह भी होता है, ऑल्टरेशन, तो वो कैसे होते हैं वो हमको इस साल पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई क्लॉज आपको अगर चेंज करना है तो क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे क्या उसको बदला जाएगा। सो वो सब चीज़ों की प्रोसेस के ऊपर भी हमको क्वेश्चंस आते हैं। सो हमको प्रोसीजर्स भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कंपनीज एक्ट एक रूल बेस्ड एक्ट है, तो आपको सिर्फ एक्ट पढ़ के ही सब चीज़ नहीं समझेगी, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स भी हमको साथ में पढ़ना होता है। सो एक्ट में लिखा होता है क्या करना, उसको कैसे करना, कौन सा फॉर्म लगेगा, कितने दिन लगेंगे, ये सब चीज़ें रूल्स में बताई होती है। तो हम यहाँ पे ये पूरा अलॉन्ग विथ रूल्स देखेंगे। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है ये देखेंगे। फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, अलग अलग टाइप के अलॉटमेंट होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें भी एसॉप्स होंगे, फिर राइट इशू होंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट होंगे, पब्लिक इशू होगा। तो ये सब क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमको देखना है। फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी शेयर्स से रिलेटेड कुछ एडवांस चीज़ें रहेगी। नॉर्मल शेयर्स डिबेंचर्स तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे शेयर्स वगैरह अगर हम रिडीम करते हैं तो कैसे रिडीम होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कैसे होगा। फिर अगर कोई कैपिटल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो वो कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, बायबैक क्या होता है, वो कैसे किया जाता है, इनका क्या मकसद होता है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। सो अलॉन्ग विद ऑल द रीजंस हम समझेंगे कि क्यों ये किया जाता है। सो बायबैक के बारे में सुना ही होगा आपने, बोनस इशू देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो ये आपका वेटेज थोड़ा वेग है, 20 to 30% बोला है। सो अच्छा खासा वेटेज है वैसे, लेकिन आप देखोगे तो लगभग सभी में उतना ही वेटेज दिखेगा, 20 to 30। यहाँ थोड़ा 30 to 35 है। ये बहुत ही इजी वाले चैप्टर्स है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, 5 और 6 सेवेंथ बड़ा चैप्टर है। 5 और 6 डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स कैसे क्या लिए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा, छोटा सा सेक्शन है, छोटे से टॉपिक्स हैं और फ्री के मार्क्स होते हैं ये। सो ये वाले चैप्टर कुछ कुछ बहुत बड़े हैं। फोर्थ बहुत बड़ा चैप्टर है, वैसे ही सेवेंथ बहुत बड़ा चैप्टर है, और आगे चल के अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बाकी के जो चैप्टर्स है ना, कुछ कुछ चैप्टर तो इतने छोटे हैं कि 5-7 पेज पढ़ के आप उसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 में से 5 आप ले सकते हैं। सो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो डिपॉजिट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं चार्जेस के। चार्जेस यानी जब हम लोन लेते हैं कोई सिक्योरिटी रख के, तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो वो चार्ज क्या होता है, कैसे क्या उसको क्रिएट करना, कैसे क्या उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है आरओसी को। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली डील करता है विद द मीटिंग्स। जो कंपनी की मीटिंग्स होती है, आपने नाम सुना होगा, एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। सो ये मीटिंग्स कैसे क्या होती हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। सो हम ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। फिर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो डिविडेंड कैसे क्या बांटा जाता है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, फ्री के मार्क्स हैं ये भी, और इसमें भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बहुत डीप है एक्चुअली। सेक्शंस नंबर वाइज देखोगे तो गिनती के 10 सेक्शन है, बट वो सेक्शंस इतने बड़े बड़े हैं, एक एक सेक्शन आपका, कोई कोई सेक्शन तो 6-6, 7-7 पेज तक चलता रहेगा। जैसे हम CSR पढ़ेंगे सेक्शन 135, तो चलता रहेगा चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होता। सो ऐसे बड़े बड़े सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सो ये खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, क्योंकि हमसे डील करता है ये। ऑडिटर कौन होता है, वो कैसे क्या अपॉइंट किया जाता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या रेम्यूनरेशन वगैरह कैसे क्या दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ समझना है। यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं थे, ये ओल्ड जो हमारा सिलेबस था उसमें भी था,
ये लास्ट वाला जो सेक्शन है, चैप्टर है, ये जोड़ा गया है। ये पहले सीए फाइनल लेवल पे हुआ करता था, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनीज जो भारत के बाहर बनी हैं। सो उनके बारे में ये चैप्टर है 11th वाला। सो ये एक नया चैप्टर है आपके लिए, बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है। हम सीक्वेंस वाइज ऐसे ही चलेंगे, सेक्शंस भी पूरे लाइन से देखेंगे हम लगभग। फिर यहाँ पे इसमें से कुछ चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, वो भी हम फिर से यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस में है। सो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ चुके हैं तो हम उसको स्किप कर देंगे, तो उसको भी हमको पूरा देखना है यहाँ पे। सो शुरुआत के जो सेक्शंस होते हैं, जैसे कि कंपनी क्या है, फिर कंपनी के फीचर्स क्या हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमको फिर से यहाँ पे देखना रहेगा थोड़ा हम। लेकिन वो शुरुआत के जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे। तो जैसे मैं जनरली जब पढ़ाता हूँ तो पूरी चीज़ें समझाता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड रीड करता हूँ। सो यहाँ पे जो हम पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें वर्ड टू वर्ड रीडिंग ना करते हुए अपन जनरल पॉइंट्स के हिसाब से समझ लेंगे, बहुत इजी है वैसे भी वो। सो वो समझेंगे, पूरे ये चैप्टर्स लाइन से ही चलेंगे अपन। एलएलपी को हम अभी नहीं पढ़ते हैं, एलएलपी अगर आप बुक में भी देखोगे तो आपके ये बुक में नहीं है। सो एलएलपी का जो टॉपिक है वो आपकी जो अदर लॉज की बुक है उसमें देखने को मिलेगा। सो भले ही वो कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा है, वो 70% में कवर होगा, और 30% में अदर लॉज में जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन और फेमा। सो मैंने अभी आपको फेमा के बारे में बताया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और एक जनरल क्लॉजेस एक्ट भी है। ये तीनों हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें ये टोटल आपका 70 मार्क्स रहेगा, और ये 30% रहेगा। इसमें भी 70% जो है, 70% और 30%, इसमें भी एमसीक्यू भी रहेंगे। सो वैसा देखा जाए तो जैसे ये 30% है, तो 30% में और इसका 30% जो रहेगा वो एमसीक्यू रहेंगे, यानी 9 मार्क का एमसीक्यू रहेगा। और बचा हुआ जो 21 मार्क का है उसका आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। सो आप ऐसा बोल सकते हैं टोटल पेपर 100 मार्क का है, उसमें से 30% एमसीक्यूज हैं, बाकी के 70% लिखना पड़ेगा। वो 70% में फिर अगेन 70-30 का विभाजन है। सो 70% आपका कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ आएगा, और 30% आपका अदर लॉज रहेगा। ठीक है, वो भी पेपर पैटर्न भी देखेंगे हम कैसा आता है। तो इसमें पेपर्स जो है वो भी आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसमें सब चीज़ें दी हुई है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। टोटल आपको मेरे तरफ से क्या क्या मिलेगा, तो एक टेक्स्ट बुक मिलने वाली है जो आपके सामने रखी हुई है, टेक्स्ट बुक ऑन कॉर्पोरेट लॉज। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है, इसमें सभी चीज़ें कवर्ड है, आपको इसके अलावा दूसरी कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, अदर लॉज, इसकी भी टेक्स्ट बुक है। इसमें कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ कंपनी लॉ कवर्ड है आपकी बुक में, और अदर लॉज जो है इसमें आपको एलएलपी दिखेगा। सो फेमा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेस एक्ट और एलएलपी, ये चार चीज़ें आपको अदर लॉज की टेक्स्ट बुक में देखने मिलेगी। सेम प्रकार से अपन ने क्वेश्चन बैंक बनाया है, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा आपको। इसमें भी कॉर्पोरेट लॉ का एक क्वेश्चन बैंक है, और अदर लॉज का एक और क्वेश्चन बैंक है। सो टोटल ये 4 बुक्स रहेगी, और एक आखिर में शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपके आखिरी टाइम के रिवीजन के लिए काम आते हैं। बाकी आपको मेन टेक्स्ट बुक तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन बैंक का आपको फ़ायदा बहुत दिखेगा। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो कई बार हमको लिखने में तकलीफ जाती है, तो हमको समझ जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख पाते हम। सो इसीलिए क्वेश्चन बैंक यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हूँ मैंने अलग से, तो उसको आप अगर रीड कर लेते हैं तो उसी से आपको इतनी तो गारंटी रहेगी, उतना पढ़ लिए तो पास हो जाएंगे। सो मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, लेकिन उतना भी पढ़ लिए तो पास तो हो ही जाएंगे। तो इतनी अच्छी क्वेश्चन बैंक है वो। तो अभी थोड़ा उसमें अपडेट्स चालू है, क्वेश्चंस और डाल रहे हैं, इसीलिए अभी वो आपको मिली नहीं है। तो टोटल 4 बुक्स मेरे तरफ से आपको मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बुक यही है, ये और क्वेश्चन बैंक इसकी। अदर लॉज और उसकी क्वेश्चन बैंक थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि टॉपिक्स ही बहुत कम है, छोटे छोटे से कानून है उसमें। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेस एक्ट उसमें हमको देखने को मिलेगा। सो इसमें भी एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आप मार्क्स को देखेंगे, ये 15 to 20% जो एलएलपी बात कर रहे हैं, तो एलएलपी में पिछले साल आपने रूल्स नहीं पढ़े थे, इस साल आपको अलॉन्ग विथ रूल्स पढ़ना है। पिछले साल जो आपने एलएलपी में पढ़ा था सिर्फ बेसिक फीचर्स वगैरह पढ़ा था, और एलएलपी क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका डिफरेंस फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें देखा था। लेकिन इस साल अब आपको एलएलपी बनाना कैसे है, फिर वो बंद कैसे होती है, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी।
काफ़ी हद तक के एलएलपी का जो कानून है कंपनी लॉ से इंस्पायर्ड है, इसीलिए कंपनीज एक्ट की बहुत सारी चीज़ें एलएलपी में रिपीट हो जाती है। जैसे कि आपको कंपनी का नाम बदलना है, उसकी प्रक्रिया यहाँ दी है, सिमिलर प्रक्रिया रहेगी एलएलपी के नाम बदलने की। तो इसीलिए हम पहले कंपनी लॉ पढ़ते हैं, ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद जब हम एलएलपी पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें रिवीजन के रूप में भी आपको हेल्प करेगी। फिर इसके बाद हम जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन और फेमा, ये तीनों चालू करेंगे। इसमें भी हम फेमा पहले पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपको पूरा 100% नहीं दिया है, ये भी सीए फाइनल लेवल से आया है। पहले सीए फाइनल लेवल में फेमा हुआ करता था, उस टाइम पे पूरा फेमा कवर किया जाता था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 25 to 30% फेमा बताया गया है, पूरा नहीं बताया। इसमें भी 30 to 40% मार्क्स का वेटेज आपको दिया हुआ है। फिर जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये दोनों एक्चुअली इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे कुछ रूल्स इसमें बताए हैं। सो ये भी 35 to 40 और 25 to 30% कवर करेगा। सो हम जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इसमें कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अपन वो देखेंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से हम समझेंगे कि कैसे क्या उसको लिखना है। सो ऑफ कोर्स आपको वो पूरा छाप के दिया है क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विथ ऑल द आंसर्स, तो आपको वो लिखने वाली तकलीफ नहीं जाएगी। बाकी पेपर के बाकी के फैकल्टीज डिस्कस करेंगे, ये अपना लॉ के पेपर का हो गया। तो इन्होंने कंपनी लॉ को भी 4 हिस्से में विभाजित किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से ये 2 हो जाते हैं, क्योंकि ये 2 में आपको कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। सो इसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स दिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना छोटे छोटे से टॉपिक है, गिनती के सेक्शन है, उतने से पढ़ लिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। बाकी एमसीक्यू को आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं। 2 टाइप के एमसीक्यू हैं, एक तो चैप्टर के साथ में दिए हुए हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यू दिखेंगे आपको जो एकदम आखिर में दिए हुए हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो कि चैप्टर वाइज नहीं आते। आजकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एक पूरा केस स्टडी दे दिया जाएगा पेज भर के, उसमें पैसेज टाइप रहता है, पूरा एक इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसमें आपको फिर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हो सकता है कोई एमसीक्यू सेकंड चैप्टर से आ जाए, उसमें कोई एमसीक्यू हो सकता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर से आ जाए। सो एक ही केस रहेगा, वो केस में आपको पूरा पैसेज दिया है, नीचे 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। वो 4 क्वेश्चन में फिर आपको हो सकता है एक क्वेश्चन ये चैप्टर का है, दूसरा इस चैप्टर का है, तीसरा इस चैप्टर का है। सो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि यही चैप्टर से इतने मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। सो वो कुछ ऐसा रूल नहीं है, वो आप टोटल सिनेरियो पढ़ेंगे, उसके बाद से देखेंगे तो चैप्टर 2 से भी क्वेश्चन दिखेंगे, उसमें 7 से भी दिख सकते हैं, 9 10 से दिख सकते हैं। सो इसलिए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि आप अब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करें, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज़ कर पाएँ। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज़ करने लायक पढ़ाई बनाई जा रही है। इसीलिए आप फाइनल लेवल पे भी देखोगे एक पेपर पूरा आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए आप बुक ले जा सकते हैं और बुक से ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। फाइनल में पता होगा आपको ओपन बुक होता है। ओपन बुक यानी उसमें एक पेपर ऐसा रहेगा जिसमें सभी लॉ वगैरह हो गए सब मिला के रहेगा, आपको बुक्स ले जाना अलाउड रहेगा, आप वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा वो। सो अभी धीरे धीरे अपना पूरा पैटर्न उसी तरफ जा रहा है, तो आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, और रटना पॉसिबल भी नहीं है। आप अगर चाहोगे भी तो इतना सारा रट नहीं सकते। सो आपको फाउंडेशन ही रटना डिफिकल्ट लगा होगा, तो एक्चुअल में रटने का था ही नहीं, वो समझने की चीज़ें थी। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जो आपको याद रखना पड़ता है, बट मेजर मेजर चीज़ें जो होती है वो आपको समझने की होती है। अगर आप समझ लोगे, इवन प्रोसीजर्स है ना, वो समझ लोगे ना, तो बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। हर चीज़ का लॉजिक होता है, कब किसी की परमिशंस लग रही है, वो सब चीज़ों का भी लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक के हिसाब से हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब आपको जो बुक मिली है ये प्रॉपर अपडेटेड और पूरा बेयर एक्ट के फॉर्मेट में है। वैसे बेयर एक्ट के साथ साथ इसमें जनरल कमेंट्री भी दी हुई है, चैप्टर्स भी आप वही सीक्वेंस में देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज़ों से आज हम शुरुआत करेंगे। कानून क्यों बनाया गया था, ये वाला यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आज हम पढ़ाई नहीं चालू कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो बेयर एक्ट जो होता है, एक्ट में सिर्फ चीज़ें बताई होती है, जैसे कि अगर आप कंपनीज एक्ट खोलेंगे
सो कंपनीज एक्ट में आपको दिखेगा पहले तो सेक्शंस वगैरह, तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें सेक्शंस जो है ये 1 2 3 3A ये सब सेक्शंस है। ये 3A भी सेक्शन होता है। 3A जो है ये कोई सब सेक्शन नहीं है, पूरा मिला के एक सेक्शन है। ये ऐसे जो सेक्शन होते हैं ना 10A वगैरह, ये अमेंडमेंट के बाद आते हैं, इसीलिए ऐसे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सो जैसे 3 था ऑलरेडी, उसके बाद 4 लिख दिए थे। इन्होंने ये लिखना भूल गए थे कि जैसे 3 बोलता है मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है कंपनी बनाने के लिए, अब 3 में उन्होंने लिख दिया कि मिनिमम 7 लोग लगेंगे पब्लिक कंपनी के लिए और प्राइवेट के लिए 2 लोग लगेंगे। फिर इन्होंने ये लिखना भूल गए थे कि अगर इनसे कम हो गए तो क्या होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, लेकिन समझो 2 लोगों की डेथ हो गई और अब नंबर ऑफ मेंबर्स 5 ही रह गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चीज लिखना भूल गए थे। तो 3 के बाद आना चाहिए था वो, लेकिन ऑलरेडी 4 आ चुका है, तो अपन वो चेंज नहीं कर सकते। अब 4 को 5 कर दें, 5 को 6 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया सेक्शन लेके आना है तो उसको 3A करके लेके आते हैं। 3 के बाद अगर लेके आना है तो 3A आएगा, ठीक है। वैसे ही 10 के बाद अगर लाना है तो 10A आया। तो 10 के बाद एक्चुअली 11 था, फिर 11 इन्होंने ओमिट कर दिया। ओमिट करना मीन्स नहीं, वो वोमिट होता है, ओमिट करना है ना, हटा देना। तो इन्होंने हटा दिया, 11th को हटा दिया। फिर इनको लगा यार 11th की जरूरत तो थी अपने को, अब 11th हट चुका है तो फिर से 11th नहीं लेके आ सकते। अब 10 के बाद उनको एक सेक्शन चाहिए था, तो 11 हट गया था तो 10A लेके आए इन्होंने, क्योंकि 10 के बाद रखना है वो। सो 10A और 11 सेम ही सेक्शन है, 11 हट गया था तो उसकी जगह फिर नया लेके आए, क्योंकि जो जा चुका है उसको वापस नहीं ला सकते, उसके जैसा कुछ ला सकते हैं। सो ये ओमिट हो गया तो गया, तो उसके जैसा एक नया सेक्शन लाया। जब भी आप देखोगे कोई भी एक्ट, ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड होता है। चैप्टर होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं वो चैप्टर होते हैं, ये चैप्टर है। सो चैप्टर वाइज डिवाइडेड होता है, एक प्रकार की चीजें एक चैप्टर में रखी जाती है। जैसे चैप्टर 1 में कुछ प्रिलिमिनरी चीजें बताई है, डेफिनेशंस वगैरह हैं। चैप्टर 2 में इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, कंपनी बनती कैसे है, ये सब चीजें इसमें बताई है। चैप्टर 3 में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बताया है, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होगा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे क्या की जाती है, तो ये सब चीजें हमको देखना है। फिर अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सब अपने को देखना है। इसके बाद फिर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, तो ये 150 सेक्शन लाइन से अपने को पूरे देखना है। सो टोटल 148 सेक्शंस तक के हमको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 तक। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसके बाद का फाइनल लेवल पे, लेकिन अभी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाला पार्ट जोड़ा गया है, तो इसीलिए आपको जो इसमें एक पूरा चैप्टर पूरा का पूरा हटाया गया है, तो सब ओमिट हो गए हैं ये सेक्शंस। सो सिक कंपनीज से रिलेटेड, सो आईबी से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के बाद यहाँ से ये सेक्शंस हटाए गए, तो ये ओमिटेड है। फिर डायरेक्टली हाँ, ये प्रोड्यूसर कंपनी का पूरा एक नया चैप्टर लेके आए थे, इसलिए आप देखोगे 378 के बाद सेक्शंस डालना है, तो 378A आया, फिर B आया, C आया, D E F G H, ये चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, Z खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, ZA लेके आए। सो ये चलता रहता है, ZB ZC ZD ZE ZF, सो ये चलता रहता है ऐसा, ठीक है। हाँ, जेड जेड हो गया तो जेड जेड ही आएगा। फिर इनकम टैक्स में दिखते हैं ना आपको ऐसे सेक्शन, सी है, फिर CCC CCD, सो ऐसे अलग अलग सेक्शंस चलते रहते हैं। ATCCC दिखेगा, ATCCD दिखेगा, तो ऐसे ही चलते रहते हैं उसमें। हाँ, तो अपने को फिर डायरेक्टली ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 22, जिसमें हमको देखना है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वो 150 सेक्शन के अलावा ये एडिशनल है, एक और सेक्शन है 393A, वो आपको दिया नहीं है क्योंकि ये 2021 तक अमेंडेड है। सो ये वाला एडिशनल पार्ट आपको CA फाइनल लेवल से आया है, तो हम ये पूरा समझेंगे। ये सेक्शंस हैं, जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे उसमें आगे इवन शेड्यूल्स भी दिए हुए हैं, शेड्यूल्स में कुछ फॉर्मेट बताए हुए हैं, ये भी हम समझेंगे कि शेड्यूल्स में क्या क्या दिया हुआ है। कोई भी एक्ट का सब सेक्शन 1 जो होता है खास तौर पे ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट वगैरह बताता है, तो यहाँ पे भी ये एक्ट का शॉर्ट टाइटल यानी नाम क्या है,
सबसेक्शन 1 बताता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। फिर ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, इस प्रकार से बताया होता है। ये जो वर्ड लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। सो प्रियम्बल होता है, ये पढ़ेंगे अपन आगे, अभी वक्त आने का है। जब हम अदर लॉज पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सब चीज़ें भी बताऊंगा। ये बताता है कि ये एक्ट का मकसद क्या था। तो वो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ये मार्जिनल नोट्स होते हैं। ये सब कौन से सेक्शन कब से चालू हुए वो बताया हुआ है, वो कोई काम का नहीं है आपके। फिर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं जनरली, इसमें ये जो क्लॉजेस दिए हुए हैं 1 2, ये सब एक एक चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। इनको मैं क्लॉजेस बोलूंगा। सेक्शन 2 में जो दिया है, इसके अंदर जो दिया है, जैसे ये 2(1) है, 2(2) है, ये सेक्शन हो गया और ये क्लॉज हो गया। तो जो अंदर लिखा है ये क्लॉज कहलाएगा। वहीं जब हम सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे ना, तो ये सेक्शन है, यहाँ 1 अगर मैं बोलूंगा तो ये सब सेक्शन कहलाएगा। ऐसा क्यों? तो ये कैसे लिखा गया है उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसको आपको समझना है तो ये समझना है कि ये 2 में दिया क्या है। जब आप सेक्शन 2 पढ़ते हैं, इट इज एक्चुअली द लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस। इसमें लिस्ट दी हुई है आपको बहुत सारी। जब भी कोई सेक्शन के अंदर कोई लिस्ट दी होती है उसको हम क्लॉज बोलते हैं। इनमें क्लॉज में आपको दिखेगा कि क्लॉज 1 का क्लॉज 2 से कोई लेना देना नहीं होता। दीज आर नॉट इंटर रिलेटेड। जैसे आप सेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ रहे एवरेज प्रॉस्पेक्टस, एवरेज प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप सेक्शन 3 पढ़ोगे ना, 3(1) फिर 3(2), यहां पे आप देखोगे सेक्शन 3(1) भी उसी चीज की बात करेगा, 3(2) भी उसी चीज की बात करेगा। और ये सब सेक्शन है, ये लिस्ट नहीं दी है। ये आप देखोगे तो ये क्या है, डेफिनेशंस में लिस्ट बताई हुई है, लिस्ट ऑफ वेरियस वर्ड्स डिफाइंड इन द एक्ट। जब ये लिस्ट दी होती है इसको हम क्लॉजेस बोलते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, उसमें सेक्शन 10 पढ़ोगे। सेक्शन 10 क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम्स कौन कौन सी है ये बताया हुआ है। लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम्स। तो इसमें अगर अंदर 1 आएगा तो इसको क्लॉज बोलना चाहिए आपने, इसको आपने सब सेक्शन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक लिस्ट बताई गई है, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। उसमें बताया है कि माइनर की इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी, फिर कुछ क्लबिंग होती है, बाकी एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम बताया होगा, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस वगैरह बताया होगा। प्रॉफिट्स फ्रॉम सर्टन बिजनेसेस रहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें, कोई सिक्किमीज इंडिविजुअल है तो वो बताया गया होगा। सबका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्लॉजेस हैं। सेक्शन 10 में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इनकम टैक्स में। अगर आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन 10 पढ़ोगे तो उसके अंदर सब सेक्शन दिखेंगे, बट यहीं अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं और ये लिस्ट बताई हुई है तो क्लॉज कहलाएंगे ये। तो इनकम टैक्स एक्ट में हम जब पढ़ेंगे इसको, तो इसको हम क्लॉज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको क्लॉज बोल रहे हैं। आर्टिकल्स डिफाइन किया है, एसोसिएट कंपनी डिफाइन किया है, ये सब क्लॉजेस हैं। लेकिन वहीं जब सेक्शन 3 आप पढ़ोगे ना, सेक्शन 3 में ये पूरी डेफिनेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। जैसे एम वाली ख़त्म होगी तो एन वाली चालू होगी। ये मेंबर, मेमोरेंडम, फिर नेटवर्थ, नोटिफिकेशन, फिर ओ ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये हमेशा डेफिनेशंस पूरी सीक्वेंस में रहती है। जैसे ये 68, क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी है, फिर क्लॉज 69 प्रमोटर है, क्लॉज 70 प्रॉस्पेक्टस, 71 पब्लिक कंपनी। तो सब पी वाली डेफिनेशन एक साथ है। उसमें भी जब पहला वाला अल्फ़ाबेट कॉमन है तो सेकंड देखते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में भी और प्रमोटर में भी दोनों कॉमन है, पी और आर, तो थर्ड देखेंगे फिर। आई पहले आता है इसीलिए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पहले है, वहीं ओ बाद में आता है इसीलिए प्रमोटर उसके बाद दिया है। ठीक है, ये दोनों में ओ आ रहा है तो उसके बाद फोर्थ अल्फ़ाबेट देखेंगे। यहाँ एम है, एम पहले आता है तो ये पहले है, एस बाद में आता है तो ये बाद में दी है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी। फिर सेक्शन 3 जो है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं अभी। सेक्शन 3 जो है इसमें बताया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसका सबसेक्शन 1 भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की ही बात करेगा और इसका सबसेक्शन 2 भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की ही बात करेगा। सबसेक्शन 1 बताएगा
कि अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाई जा सकती है। सो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बोलता है कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन इफ इट इज टू बी फॉर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी, बाय 2 और मोर पर्सन इफ इट इज टू बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, एंड बाय 1 पर्सन इफ इट इज टू बी फॉर्म्ड एज 1 पर्सन कंपनी। So, by subscribing their names to the memorandum of association and complying with other requirements of the act in respect of registration। फिर ये प्रोविजोज होते हैं, ये भी समझेंगे हम। एंड सबसेक्शन 2 भी उसी की बात करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। सबसेक्शन 2 बोलेगा कंपनी जो आप बना रहे हैं सबसेक्शन 1 में, ये या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड। सो ये भी उसी की बात कर रहा है, इसीलिए ये सबसेक्शन है, कनेक्टेड होते हैं हमेशा। जितने सबसेक्शन है वो कनेक्टेड होंगे, लेकिन क्लॉजेस कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं एक्ट के बारे में। बाकी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बताते जाऊंगा आपको अलग अलग टाइप के क्लॉजेस होते हैं, कैसे क्या वो चालू होते हैं। जैसे कुछ सेविंग क्लॉज होंगे, सेव एज प्रोवाइडेड, सो ये सेविंग क्लॉज कहलाते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें अपन एक एक करके देखेंगे। सो ये एक्ट फिलहाल आपके कोई काम का नहीं है, आपको बुक में पूरा दिया ही हुआ है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, ये कानून बनाने के पीछे का मकसद क्या था। 1956 का एक कानून ऑलरेडी था, फिर क्या ज़रूरत महसूस हुई कि हमको 2013 में एक नया कानून लेके आना पड़ा। सो ये सब रीजंस बताए गए हैं। ये रीजंस आपको एग्जाम में काम नहीं आएंगे, लेकिन ये रीजंस आपको पता है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएंगे। आगे क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हम इन रीजंस को ध्यान में रखते हुए समझेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगी चीज़ें। पहली चीज़ है जैसे कि कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया है, तो ये प्रीएम्बल में ही लिखा है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। जो पुराना कानून था 1956 का, ये बहुत बिखर गया था छोटे छोटे हिस्सों में। 1956 में एक एक्ट बना था, लेकिन वो एक्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई थी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता था। हमको 1956 में जब कानून बनाए तब नहीं पता था कि कोई कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ आने वाली है, तब हमको नहीं पता था इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करके कुछ होगा। इसीलिए 1956 के एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। फिर 1988 में मेजर अमेंडमेंट किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की चीज़ें इंक्लूड की गई। उसके बाद सन 2000 में एक और मेजर अमेंडमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैसे होती है वो बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करने के लिए फॉर्म्स, इंटरनेट के थ्रू कैसे फाइलिंग होती है, ये सब चीज़ें। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हो गए थे, और इसीलिए 1956 का एक्ट आपको पढ़ना है तो उसके साथ बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ना पड़ता था। वो बहुत बिखर गया था इधर उधर। तो हमारा मेन मकसद था कि उनको कंसोलिडेट करना, जोड़ना। टू कंसोलिडेट, सबको जोड़ो और जोड़ के एक नया कानून बना दो। कंसोलिडेट करके फिर हमने अमेंड किया द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंपनी से रिलेटेड जो कानून है उसको अमेंड करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए ये कानून लाया गया है। 2013 का एक्ट एक्चुअली 1956 के एक्ट को खत्म करने को नहीं लाया गया था, ये एक्चुअली उसको ही कंसोलिडेट कर रहा है। उसमें जो चीज़ें लिखी है उसको भी आप इसीलिए यूज़ करते हैं कई बार। जब आप 2013 का एक्ट पढ़ेंगे ना, अगर कोई चीज़ जो इसमें क्लियरली नहीं लिखी है तो हम ये अभी भी यूज़ करते हैं 1956 का एक्ट, क्योंकि उसका मकसद इसको ख़त्म करना नहीं था, उसका मकसद क्या था? कंसोलिडेट करना, जोड़ना। वो हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन में। फिर मीट द चेंज्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये भी आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का दौर है अब। पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। 1956 की बात सोच के देखो, उस टाइम ऐसा कोई ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं हुआ करती थी। आज तो पूरे दुनिया एक बाजार हो चुकी है, मार्केट हो चुका है हर किसी के लिए। बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि पूरे दुनिया भर में काम कर रही है। जैसे टाटा ग्रुप को ही देख सकते हो आप। टाटा मोटर्स हो गया। इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे दुनिया भर में काम करती है वो। अभी शेयर्स नीचे आए हैं उसके, तो सभी नीचे है अब, तो क्या बोलना। किसी ने पूछा था पिछले इसमें फाउंडेशन में कि सर अभी इन्वेस्ट करना क्या। मैंने उसी टाइम बताया था कि अभी ओवर वैल्यूड है मार्केट, थोड़ा रुक जाओ 6-8 महीने, और अच्छा हो गया। अगर वो रुका होगा तो अच्छी बात है। जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है लॉन्ग टर्म वो ठीक है, लेकिन जो नया इन्वेस्ट करने के थे तो उनको बोला था मैंने। लोगों को लग रहा था अरे 25,000 चला गया, 26,000 जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी नीचे आ रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है।
अभी देखो, अभी अनसर्टेनिटी है ही, खत्म नहीं हुई। उधर ट्रम्प कुछ तो भी भलता ही कर रहे हैं ना अंकल। हाँ लेकिन वो टैरिफ का भी इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ेगा, यानी यूएस को भी नेगेटिव पड़ेगा इनफैक्ट। तो इसीलिए तो अभी ऐसा चल रहा है कि वहाँ के भी बाजार गिरे। कल टेस्ला कुछ 15% गिरा था, टेस्ला का शेयर। तो बहुत बड़ी बात है। तो चल रहा है, क्योंकि अब देखो ट्रम्प अगर वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा, अपने यहाँ तो नुकसान होना ही चाहिए 100%। अब ट्रम्प ने ऐसा फंसा दिया है, इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होना ही चाहिए, जो बाहर भेजते हैं उनको। क्योंकि अगर वहाँ पे, और अपन बहुत जाती भी करते हैं, अपने यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा रहता, पता है आपको। तो अपन भी खुद देते ही है और बाहर वालों से भी ले रहे हैं। सो 110% हम लोग इंपोर्ट पे टैक्स लगाते हैं। सो इसके ऊपर ऑटोमोबाइल पे। सो अभी 70 पे लाए, कम किया अपन ने वो, ताकि जो यूएस है वो ज़्यादा परेशान ना हो अपने से, इसीलिए अभी वो 70 पे लेके आए। पर फिर भी 70% टैक्स लग रहा है उस पर, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। तो अगर अपन ने टैक्स कम किए, रेट अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर ली अपन ने, कस्टम्स कम किए, तो उससे भी नुकसान अपने यहाँ की कंपनीज का होगा, क्योंकि बाहर से सस्ते में इंपोर्ट होने लगेंगी, यहाँ के लोगों को तकलीफ। अगर नहीं किए तो वहाँ के लोग बढ़ा देंगे टैक्स, वहाँ का बढ़ाएंगे तो अपने यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, उनको तकलीफ ही होने वाली है। तो अपन तो लॉस में फंस ही गए। नहीं, ऐसा नहीं है लॉस ही होगा, कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी भी चीज़ें, ठीक होगी फिर से। और बहुत बेकार नहीं हुआ, 2018 में जो परिस्थिति थी वहां पे लाके रखा है ट्रम्प ने अभी। तो अभी देखो क्या होता है आगे। लेकिन उससे उनको भी नुकसान होगा वहां पे भी। अब वो अगर रेट बढ़ाएंगे तो उनके लिए इंपोर्ट जो है महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हर चीज़ सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं उठे सुठे कुछ भी कर दिए। तो अपने यहाँ भी वही हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ भी ताई कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। चलो खैर। सो नेशनल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक के बदल चुका है, और इसीलिए हमको कानून भी बदलने की ज़रूरत थी। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें फिर लाई गई रिलेटेड टू द चेंजेस, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, चेंज होते रहते हैं, तो साथ में हमको भी बदलना ज़रूरी होता है। फिर एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। ऐसा माना जाता है जितने कॉरपोरेट्स होते हैं ना, उतना ज़्यादा अपनी इकोनॉमी ग्रो होती है। जितना ज़्यादा कॉरपोरेट बॉडीज अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चालू होगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी। जैसे सोच के देखो, अपने को नागपुर एरिया की ग्रोथ करना है, अभी एट प्रेजेंट कोई भी अपने यहाँ पे ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है बड़ी। समझो एक टाटा मोटर्स वाले यहाँ पे प्लांट लेके आते हैं, प्लांट यानी झाड़ लेके आ रहे हो। अरे नहीं, झाड़ नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आते हैं। मान लो टाटा मोटर्स है, अच्छी कंपनी है, ये प्लांट लेके आ रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये गाड़ी की इंजन और चेसिस बनाते हैं, बस चेसी बोलते हैं उसको। अपन चेसिस बोलते हैं, वो चेसी बोलते हैं वो। तो ठीक है। सो वो बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, सिर्फ जैसे ट्रक बना रहा है तो ट्रक का इंजन बना लेंगे और चेसी बनाएंगे। चेसी यानी जो उसका बॉडी होती है, स्केलेटन, जिसके ऊपर पूरी बॉडी बिल्ड की जाती है, तो वो चेसी कहलाता है। फिर इसके बाद ये बाकी सब चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, बाहर वालों से। ऑटो एंसिलरीज होती है। ऑटो एंसिलरीज यानी कौन, जैसे कि टायर खरीदना है, तो आप देखोगे टायर टाटा मोटर्स वाले नहीं बनाते, ये एमआरएफ लेगा, या फिर सी8 लेगा, या फिर अपोलो लेगा, ब्रिजस्टोन लेगा, तो दूसरे के टायर्स लेके आएंगे। इसको कांच लगाना है अपनी गाड़ी पे, तो कांच कहाँ से लेके आएंगे, तो सेंट गोबेन है, सेंट गोबेन से ग्लास खरीद के लेके आएंगे। वैसे ही बैटरी लेना है, अभी तो बैटरी का इनका चल रहा है, खुद की बनाएंगे। सो टाटा चाह रहे हैं कि थोड़ा बैटरी कॉस्ट हमारा कम हो जाए अगर खुद बनाएंगे तो। और उनके पास है टाटा पावर, टाटा ग्रुप में सभी आ जाते हैं ना, तो टाटा पावर है ही उनके पास। तो वो चल रहा है। लेकिन अभी बैटरी खरीदना है तो बैटरी एक्साइड से लेके आएंगे, या एमेरॉन से लेके आएंगे, अमारा राजा। सो अमारा राजा नाम है कंपनी का, एमेरॉन बैटरी का उसका नाम है। सो उनसे लेके आएंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे ही एक पर्टिकुलर कंपनी आती है, एक कॉरपोरेट आ गई अपने यहाँ, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगे। जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय थोड़ी ये बाहर से लेके आएंगे, एम्प्लॉय तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरीज आई, इससे भी फायदा होगा, इसको हम बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं। नई कंपनीज जो पास में रहेगी उससे खरीदेंगे टाटा वाले,
तो इसीलिए लोग क्या चाहेंगे कि हम नागपुर के आसपास में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। सो एक के आने से और 10 प्रकार की इंडस्ट्री आ जाएगी, यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह भी चालू होगा, यहाँ से ही डीलर्स वगैरह भी बढ़ेंगे। सो फॉरवर्ड लिंकेजेस होगा, तो डीलर्स वगैरह के लिए इजी हो जाएगा चीज़ें लेना। सो अल्टीमेटली इससे पूरा ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया हो जाता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी कॉरपोरेट्स है ये फैले और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग काम करें। सो बॉडी कॉरपोरेट्स में आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बाकी प्रोप्राइटरशिप वगैरह में, पार्टनरशिप में कितने बड़े लेवल पे जाएंगे। सो जितने ज़्यादा बॉडी कॉरपोरेट होंगे ना उतना बेहतर होता है, इसीलिए ये लोग बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए अभी आप देखोगे, इवन टैक्स में देखोगे, टैक्स रेट्स कंपनीज के लिए कम है, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कम दे दिया। अभी पढ़ोगे आप तो आपको दिखेगा कि टैक्स रेट्स बहुत कम दे दिया है। लेकिन वही पार्टनरशिप को बेनिफिट नहीं देते ये लोग। पार्टनरशिप में सीधा 30% टैक्स लगाएंगे, कंपनी है तो बोलेंगे 25%। सो कंपनीज को बढ़ावा दिया जाता है जानबूझकर। सो एक तो इसमें फायदा ये भी होता है कि इनकी पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रेगुलर फाइल होती है। सो गवर्नमेंट को रेगुलर इसमें डिटेल्स भी पता लगती रहती है। सो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी नया कंपनीज एक्ट बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट दिखेंगे जो कि बॉडी कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने, वन पर्सन कंपनी पहले नहीं हुआ करता था, बट ये लोग चाहते हैं कि अकेला भी व्यक्ति हो। कुछ लोग होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता किसी पे, तो घर वालों पे भी भरोसा नहीं है, तो मैं खुद के नाम से कंपनी बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं अकेला ही मेंबर रहना चाहता हूँ, तो ओपीसी का कॉन्सेप्ट लेके आए इन्होंने। तो ओपीसी पहले नहीं था 1956 के एक्ट में, तो ये भी एक प्रकार से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ही है। वैसे ही इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट यानी वही कंपनीज, एंड गवर्नेंस यानी डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। पहले क्या होता था, कंपनीज कुछ भी काम करती थी तो उनको कुछ बताना नहीं पड़ता था। कुछ भी वो अगर नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह चालू कर रहे हैं, उसके बारे में भी उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी दूसरे लोगों को, समाज के प्रति खास तौर पे। जैसे बेस्ट एग्जांपल कोका कोला का आपने सुना ही होगा। कोका कोला ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है भारत को। सो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 96% लोग कोका कोला को जानते हैं, इधर उसका नाम सुना है या फिर उसका लोगो देखा हुआ है। सो आप एकदम आदिवासी कबीले में चले जाए, वहां भी लोगों को कोका कोला के बारे में पता होता है, इतनी बड़ी कंपनी है। बट उसने भारत में क्या किया, भारत में जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया तो उन्होंने जो वाटर रहता है, रेन वाटर जो अपना स्टोरेज होता है, उसको पूरा डिप्लीट कर दिया। उसमें उन लोग को 1 लीटर कोका कोला के लिए 5 लीटर पानी लगता था। तो वो क्या करते थे, पूरा ग्राउंड वाटर यूज करते थे। अब वो ग्राउंड वाटर जब खत्म हो जाता था तो वहां से वो इंडस्ट्री बंद करके कहीं और दूसरी जगह प्लांट चालू करते थे। इससे दिक्कत होती थी वहां के लोकल किसानों को, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। सो ये चीजों के बारे में कोई जवाबदेही नहीं थी उनकी, कोई उनसे पूछता नहीं था, कोई जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए फिर नए कानून में आप नया कॉन्सेप्ट देखोगे सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कंपलसरी कर दिया है। सो ये अच्छी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सीएसआर भारत में ही कंपलसरी है, भारत पहला देश है जिसने सीएसआर कंपलसरी किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कंपलसरी करना पड़ा क्योंकि लोग खुद से नहीं करते थे ये चीजें। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप समाज से पैसा कमा रहे हैं तो आपका सामाजिक दायित्व बनता है कि आपने समाज को पे बैक करना चाहिए। तो जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा तो भी समाज के भलाई के लिए यूज करना चाहिए। तो इसीलिए 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स यूज किया जाता है बाय द कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सीएसआर इनिशिएटिव। सो हम देखेंगे ये सीएसआर के ऊपर नया सेक्शन 1956 के एक्ट में नहीं था, 2013 के एक्ट में लाया गया था, सेक्शन 135। सो बहुत टाइम है, अभी पढ़ेंगे आगे। वैसे ही टू सिंप्लीफाई द लॉ एंड रेगुलेशन, इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस अगर आप नंबर के हिसाब से देखो तो कम हो गए हैं। सो पुराने इसमें लगभग 600 सेक्शन हुआ करते थे, अभी तो आपको सिर्फ 400 450 सेक्शन दिखेंगे, यानी 470 सेक्शन है टू बी प्रिसाइज। सो नंबर ऑफ सेक्शंस रिड्यूस हो गए। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, अब क्या होता है कंपनीज में, एक तो कंपनी को बनाने वाले लोग होते हैं, जिन लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। समझो ये लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, इनको हम प्यार से बोलते हैं मेंबर्स, और इनको ही कभी कभी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं हम। आगे हम ये भी समझेंगे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में भी डिफरेंस है।
इन्होंने पैसा दिया कंपनी को, और कंपनी चलाने के लिए इसका संचालन ये लोग दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जैसे कि रिलायंस है, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, तो मैंने भी उसमें पैसा लगाया हूं, बट मैं कहाँ रोज रोज जाके कंपनी चलाऊंगा, तो मैंने मुकेश भाई को अपॉइंट कर दिया। मुकेश भाई ये थोड़ा देख लेना हमारे रोजमर्रा के जो काम होते हैं, तो मुकेश भाई है, बाकी के बोर्ड है, इन लोगों को अपॉइंट किया है। अब देखने को ये लोग कंपनी के ओनर तो होते हैं, बट अल्टीमेटली ये लोग चलाते हैं, इसीलिए छोटे मोटे डिसीजंस तो ये लोग ले लेते हैं। अगर थोड़े बड़े डिसीजंस लेना है तो इनकी मीटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके डिसीजन होता है। लेकिन अगर बड़े डिसीजंस लेना है तो फिर इनको बुलाया जाता है, इनकी मीटिंग होती है। जैसे आपको कंपनी का नाम ही बदलना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देना है, तो ऐसे केसेस में इनकी मीटिंग होती है, इसको हम नाम देते हैं जनरल मीटिंग। ये एक आम सभा होती है, जनरल मीटिंग। इसमें भी दो प्रकार के डिसीजन होते हैं। छोटे मोटे डिसीजंस जो होते हैं ये हो जाते हैं बाय मोर देन 50% मेजॉरिटी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं बता रहा हूं, इतना ध्यान रखना। बट कुछ बहुत बड़े जो डिसीजंस होंगे ये सिर्फ 50% से ज़्यादा लोगों की सहमति से नहीं हो सकते। अगर बड़े डिसीजंस लेना है आपको, तो उसके लिए आपको कम से कम 75% लोगों की सहमति लगती है, 75%। इसको हम नाम देते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसको एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अगर आपको बड़े डिसीजंस लेना है तो। ऐसे केस में आपको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 75% लोगों की सहमति लेके हम लोग ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि 75% शेयर होल्डिंग जो होती है ना, ये डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, FII DII के पास हो जाती है। अपने जैसे लोगों के पास जो छोटे शेयर होल्डर्स है, निवेशक है, बहुत ही कम नॉमिनल शेयर होल्डिंग होती है। आप कोई भी बड़ी अच्छी कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाल के देखो तो आपको पता लगेगा। आप TCS का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाल के देख लो, 72% शेयर होल्डिंग उसकी प्रमोटर्स के पास है। आपको TCS के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा, या बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो आप देखो प्रमोटर्स के पास इनकी कितनी शेयर होल्डिंग है। सो 72% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FII के साथ मिलके ये 75% रेजोल्यूशन तो ऐसे ही पास कर लेंगे। फिर DII है, रिटेलर्स के पास तो सिर्फ 4.64% ही है, अपने जैसे लोगों के पास। रिलायंस में भी 51% शेयर होल्डिंग जो है ये प्रमोटर्स की है। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आपको 75% लोगों को बुलाना पड़ता है, बट ये 75% में तो डायरेक्टर्स वगैरह ही कवर हो जाते हैं। तो इसमें 50% इनकी है, प्रमोटर्स की। बट FII DII जो है उनको अगर आप जोड़ लिए तो टोटल शेयर होल्डिंग इनकी ही 70% के ऊपर चली जाएगी, 75 के ऊपर। और अपने जैसे लोगों के पास कुछ 11% शेयर होल्डिंग है, इसमें दिया नहीं है, दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं। कुछ 11% शेयर होल्डिंग अपने जैसे लोगों के पास है, रिटेलर्स के पास सिर्फ 11.61%। सो अपन क्या कर सकते हैं, अपन अगर मीटिंग में हम नहीं चाहते कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना, तो भी हम हमारा कोई सुनने को है ही नहीं। अल्टीमेटली क्या है, जितने भी डिसीजन है 75% ने हाँ बोल दिया तो आपको मानना ही पड़ता है वो। सो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो इस प्रकार से तकलीफ होती है जो छोटे निवेशक होते हैं, जिनको वो डिसीजन नहीं भी लेना होगा। अब पुराने कानून में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, बट न्यू कानून में आप देखोगे माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो है, जैसे अपने जैसे जो लोग हैं, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई जगह पे एग्जिट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, कि आप अगर इस डिसीजन से सहमत नहीं है तो आप अपना पैसा लेके कंपनी से बाहर हो सकते हैं। सो एग्जिट ऑप्शन लेके आए हैं इन्होंने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लाए हैं। एंट्रेंचमेंट क्या होता है वो समझेंगे अपन। फाउंडेशन में वैसे देखा है आपने, थोड़ा आर्टिकल्स को एंट्रेंच किया जा सकता है।
सो वो एंट्रेंचमेंट एक्चुअली माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सो ये सब नए चीजें पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ करती थी। लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर। सो विसल ब्लोअर से जो सीटी बजाते हैं, नहीं वैसे सीटी नहीं बजाना है। सो विसल ब्लोअर इन्हें चुगली करने वाले जो चौकीदारी करते हैं। सो जो लोग चौकीदारी करते हैं, जैसे ऑडिटर, ऑडिटर क्या है, चौकीदारी करता है वो। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, अपन एक प्रकार से वॉच डॉग है। तो ऐसा बोलते हैं, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो ऐसा बोला जाता है, कुछ भी हो बोलते हैं डॉग है। ठीक है। सो वॉच डॉग ही है अपन भी एक प्रकार के। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं ना आज तक के, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है कि फ्रॉड हो रहा है, फिर भी वो नहीं बताते हैं। जैसे सत्यम का बड़ा घोटाला हुआ था, सत्यम कंप्यूटर्स 2007-8 में घोटाला हुआ था। सो उसमें लोगों को पता था कि फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि क्या किया था, जो उसमें जो एमडी था रामलिंगम राजू, सो राजू था वो, राजू जो था उसने खूब सारे जो शेयर्स है वो लिया था, अपने खुद के नाम से प्लेज कराया था। उसके बाद फिर जब इनकम बढ़ाना था, शेयर के वैल्यूएशन बढ़ाना था, तो उसने क्या किया, लोन्स वगैरह लेके आए कंपनी के नाम से। वो लोन को उन्होंने इनकम बताना चालू किया। अब लोन को इनकम बता रही है तो बहुत लोगों को समझ रहा होगा कि गलत कर रहे हैं। जैसे कि अकाउंटेंट से किया होगा, उसने खुद बैठ के तो एंट्री नहीं मारा होगा, एमडी है वो, तो उसने अकाउंटेंट को बोला होगा देख इसको ऐसी एंट्री लेना है। अकाउंटेंट ने लिया एंट्री, उसको पता है गलत कर रहा है वो। ऑडिटर ने चेक किया तो उसको तो समझना चाहिए कि बैंक में लोन आ रहा है और तुम इसको पीएनएल में लेके जा रहे हो। सो ये तो तुम इनकम बता रहे हो। सो यहाँ पे ऑडिटर को भी पता था, वैसे ही बहुत सारे और भी एम्प्लॉयज थे जिनको पता था कि गड़बड़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठाते। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, अकाउंटेंट को लग रहा है यार मैं अगर मना करूंगा तो मेरे को हटा देंगे, दूसरा अकाउंटेंट रख लेंगे। ऑडिटर को लगता है मेरा काम चला जाएगा, क्लाइंट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार ये लोग बताते नहीं है। तो इनके साथ गलत हो सकता है, इनके हो सकता है इनको डीमोट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, इसीलिए लोग विसल ब्लो नहीं करते। इसीलिए अब नए कानून में आपको विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि अगर आपको पता है कि कुछ गलत चीजें हो रही है कंपनी में, तो आप हमको बता दो, चुगली करो। अगर आप बताओगे तो आपके ऊपर कुछ गलत डिसीजन नहीं होने दिया जाएगा। जैसे कि कंपनी आपको डिमोट करेगी तो वो नहीं चलेगा। जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया, अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया जा सकेगा इस वजह से कि तुमने गलत कुछ हो रहा है वो बता दिया। सो ये सब चीजें इसमें लाई गई। और अगर आप खुद भी इन्वॉल्व हो उस फ्रॉड में, गड़बड़ में, तो भी आप बताओ, तो एटलीस्ट आपके ऊपर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, या कम कर देंगे। तो ये वैसे ही है जैसे वो मूवीज में बताते हैं कि रमेश को बोल रहे, रमेश तुम सरकार का गवाह बन जाओ, सरकार की तरफ से गवाही दो, अगर तुम गवाही दोगे तो हम कोर्ट से गुहार करेंगे कि तुम्हारी सजा कम करे। रमेश खुद भी स्मगलर है, मुजरिम है, लेकिन वो सरकार की हेल्प करेगा अगर, तो उसको हेल्प करेगी सरकार। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे अब लाया गया है। लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। इस साल तो हमको कंपनी लॉ में नहीं पढ़ने मिलेगा विसल ब्लोइंग के बारे में, लेकिन एलएलपी में आपको विसल ब्लोइंग देखने को मिलेगा। एलएलपी में भी सेम प्रोविजंस लेके आए हैं इन्होंने। स्पीडी सेटलमेंट्स ऑफ कंपनी डिस्प्यूट्स। कंपनी के जो डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत लंबे चलते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते रहती है। ऐसा मैं नहीं बोलता, सनी पाजी बोलते हैं। चलते रहती है, और इसीलिए यहाँ पे दो नए प्रकार के कोड बनाए गए, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। आप अगर कोई भी कोर्ट का डिसीजन है, आपको कोर्ट में जाना है, तो आप यहाँ पे कौन से कोर्ट जाएंगे, सबसे पहले एनसीएलटी जाएंगे, ट्रिब्यूनल जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील पे जा सकते हैं एनसीएलएटी, और उसके बाद हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। लेकिन अब आप हाई कोर्ट वगैरह नहीं जाते हैं, अब जितनी भी केसेस जाती है सब एनसीएलटी में जाती हैं। पहले कोर्ट में जाती थी, अब कोर्ट के भी जुरिस्डिक्शन अलग अलग होते थे, बहुत तकलीफ जाती थी इसमें। और कोर्ट में हर प्रकार की केस जाती है, उसमें जमीन जायदाद के झगड़े चल रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, सब जा रहा है। वहां पे बहुत टाइम लगता है डिसीजंस आने के लिए। यहाँ पे फायदा ये होगा कि सिर्फ कंपनी के डिसीजंस रहेंगे और एकदम एक्सपर्ट लेवल के डिसीजंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे उन लोग एक लिमिटेड चीजों को ध्यान रख रहे हैं।
तो इसीलिए उन लोग के डिसीजन ज़्यादा बेहतर तरह से हो सकते हैं और जल्दी होंगे, तो इसीलिए ट्रिब्यूनल्स बनाया गया। यहाँ पे वैसे ही ये तो हो गई जुडिशियल अथॉरिटी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है इसमें सबसे ऊपर है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड दिखेगा कंपनीज एक्ट में तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी नहीं, तो कई जगह लिखा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो हम एमसीए की परमिशन लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ऐसी मिनिस्ट्री बना के काम करती है, तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी इसको डुबा रहे हैं यानी चला रहे हैं। सो अभी फिलहाल एमसीए भी उनके हाथ में दे दिया है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी वही चला रहे हैं। तो ये दोनों कैसे तो भी चल रही हैं अभी मिनिस्ट्री, ठीक है, चल रही है बस। फिर इसके नीचे क्योंकि एमसीए का पूरा रोल जो है पूरे देश भर के लिए है, लेकिन पूरे देश भर में नजर रखना संभव नहीं होता, इसलिए रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं। रीजनल डायरेक्टर्स अलग अलग रीजन के हिसाब से, जैसे नॉर्दर्न रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, ऐसे अलग अलग रीजन के हिसाब से बनाए हुए हैं। एंड इनके नीचे होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। आरओसी मीन्स जो मेन ऑफिस, सबसे बेसिक लेवल को ऑफिस रहेगा वो आरओसी कहलाता है। हर स्टेट में एक आरओसी है, सिर्फ महाराष्ट्र यहाँ पे 2 आरओसी दिखेंगे आपको, और तमिलनाडु यहाँ 2 आरओसी दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंपनीज हैं। सो महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे 2 जगह पे आरओसी आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब जगह 1 स्टेट 1 आरओसी है। ठीक है, सो ये आरओसी जो है ये ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में एक रजिस्ट्रार तो रहेगा ही, लेकिन और भी लोग होते हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, और सब काम ये नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऑफिस है ना। तो रजिस्ट्रार के पास हम अगर कुछ फाइलिंग कर रहे हैं तो खुद ही चुट के जाएगा, फाइल निकालेगा, फिर वो पंच करेगा, सब खुद करेगा क्या? कभी चाय पीने की इच्छा है तो यार चाय बनाता हूँ, चाय बनाने बैठा, चाय बना रहा, पी रहा है, तो खुद करेगा क्या? तो नहीं, वो ऑफिस है, उसके अंडर और एम्प्लॉयज भी रहेंगे। सो रजिस्ट्रार वो मेन व्यक्ति हो गया, बट उसके अंदर और भी लोग रहते हैं, जैसे एक पियून होगा वो कुछ काम करेगा, अकाउंटेंट होगा अकाउंटिंग के लिए। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उस ऑफिस में। सो आरओसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइलिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। आप जो भी फाइलिंग वगैरह करते हैं एक्चुअली इनके पास करते हैं। ठीक है, सो ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हो गए। सबसे ऊपर एडमिन जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीए, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर्स, फिर आरओसी। और यहाँ पे आप बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे पनिशमेंट एकदम करोड़ों में है। जैसे कुछ गड़बड़ हुई, कोई वायोलेशन हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, तो करोड़ों में पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी। फिर ये तो ऑलरेडी बताया, 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। तो ये देखेंगे अपन धीरे धीरे। हिस्ट्री कोई खास काम की नहीं, बट कई जगह लिखा होता है प्रीवियस कंपनी लॉ, तो प्रीवियस कंपनी लॉ है ना ये सब, ये जो प्रीवियस कंपनी लॉ है इनमें ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 2019 का दिया है, इसके बाद भी अमेंडमेंट हो गए, और भी अमेंडमेंट्स है। चलो खैर, अब ये जो चीज़ मैंने बताया ये आपको रटने की जरूरत नहीं, लिख के दी है, बट ये चीज़ें पता है ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे बहुत सारी चीज़ों को समझना। ये दिया है आपको पेज नंबर 1.25 पे, ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज है। 1.25 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैसे काम करता है। सो एमसीए, कंपनीज एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अफेयर्स यानी वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, अफेयर्स यानी कारोबार, सो वो अफेयर्स कहलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें 3 चक्के हैं, 3 टायर नहीं, 3 टियर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। सो सबसे ऊपर जो होता है सेक्रेटरीट, जो न्यू दिल्ली में बैठा है, सो एमसीए। एमसीए में भी जो सबसे मेन व्यक्ति है वो सेक्रेटरीट रहेगा। ठीक है, फिर रीजनल डायरेक्टर्स हैं, ये अलग अलग जगह दिखेंगे आपको, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड शिलोंग। तो ऐसे 7 रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं। एंड फिर आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर ये ऐसे ही आपको जानकारी के लिए दिया है, आपको कोई ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
सो रीजनल डायरेक्टर कहाँ कहाँ है ये बताया, 7 रीजनल डायरेक्टर, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, फिर नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सब बताया हुआ है। फिर कोर्ट का भी बताया हुआ है, NCLT, NCLAT एंड सुप्रीम कोर्ट। सो ये मैंने जो आपको बताया वही है। ठीक है। सो ये सिर्फ जानकारी के लिए है, बट ये चीज़ हेल्प ज़रूर करेगी आपको कानून समझने में। आपको ये पता होना चाहिए किसकी परमिशन कब लग रही है, तो आपको लिखा दिखेगा कि रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लग रही, तो आपको पता होना चाहिए वो किसका सीनियर है किसका जूनियर है। ठीक है, तो ये एडिशनल जानकारी है, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अभी आज जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, अपन पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं। तो ये सब कहीं पूछा नहीं जाएगा आपको एग्जाम में। एक और बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर कंपनी के बारे में बाद में चालू करेंगे पढ़ना। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ये एक्ट किस किस को अप्लाई होता है। सो सेक्शन 1 में ही लिखा है। सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। सो ये किस किस को अप्लाई होता है ये लिखा है। सो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 बोलता है इट अप्लाइज टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है उनको अप्लाई होगा। सो जैसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, अभी का जो कानून है उसमें कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। सो कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड ये इसमें कवर हो गई, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, पुराने किसी भी कंपनी लॉ में जो बनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो ये पुराने कंपनी लॉ में बनी 1956 के एक्ट में, सो उसको लगेगी। टाटा सन्स लिमिटेड ये और पहले बनी है, सो 1956 के भी पहले, बट ये भी भारत के किसी पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो उनको ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये लगेगा। अब इंश्योरेंस कंपनीज अलग से लिखना इसीलिए जरूरी था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती। पहला पॉइंट सिर्फ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी की बात कर रहा है, सेकेंड पॉइंट में इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है जो कि इंश्योरेंस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। सो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, ये खुद के एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, इनका कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन क्या उनको ये एक्ट लगेगा, तो आंसर इज यस, इंश्योरेंस कंपनी को भी ये एक्ट अप्लाई होगा। एक्सेप्ट नहीं होगा इफ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी अपोजिट जा रहा है। सो इफ इनकंसिस्टेंट, अगेंस्ट है with the Insurance Act 1938 और IRDA Act 1999। दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनीज को ये एक्ट वैसे तो लागू होगा, लेकिन नहीं होगा अगर ये विपरीत जाए, अपोजिट जाए विद देयर ओन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट। जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट में भी फॉर्मेट बताए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाने के, और कंपनीज एक्ट में भी बताए हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो बताए हैं वो फॉर्मेट आप यूज करोगे क्या, तो आंसर इज नो, क्योंकि उनका खुद का फॉर्मेट है इंश्योरेंस एक्ट में, तो आप वो फॉलो करोगे। ठीक है, लेकिन अगर उनका खुद का फॉर्मेट नहीं होता तो फिर आप कंपनीज एक्ट फॉलो किए होते। तो इनका बोलने का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक्ट लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा अगर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इनके स्पेशल एक्ट से। तो अगर इनकंसिस्टेंट नहीं होता है तो ये एक्ट भी अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि ये फाउंडेशन में भी बताया हूं मैंने आपको, एग्जाम्पल याद होगा, जैसे कि आपकी एक फ्रेंड है और एक स्पेशल फ्रेंड है और एक नॉर्मल फ्रेंड है। तो ऐसे केस में अगर आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं तो दोनों को फॉलो करो। आपका फ्रेंड है वो बोलता है चल भाई मूवी देखने चलते हैं, और आपकी एक स्पेशल फ्रेंड है वो बोलती है चलो बाबू अपन पिज्जा खाने चलते हैं। अब दोनों जन को अगर आप फॉलो कर सकते तो दोनों को फॉलो करो, पहले मूवी देख लिए फिर पिज्जा खा लिए, या पहले पिज्जा खा लिए फिर मूवी देख लिए। सो दोनों कर सकते हैं तो दोनों फॉलो करो, लेकिन दोनों में से एक ही फॉलो कर सकते हो आप। दोनों जन 8 बजे की बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड बोलता है चल भाई मूवी देखने चलेंगे 8 बजे, और वो बोलती है बाबू चलो पिज्जा खाने चलेंगे 8 बजे। अब किसकी बात सुनोगे आप? सो स्पेशल फ्रेंड की। अब नॉर्मल को इग्नोर कर दो आप। सो ऑर्डिनरी रूल्स तब तक लगते हैं जब तक स्पेशल रूल्स नहीं हो। अगर कोई स्पेशल आ गया तो फिर आपको स्पेशल को सुनना पड़ता है, फिर जनरल को भूल जाओ।
ठीक है, ये भी एक इंटरप्रिटेशन का रूल होता है कि स्पेशल प्रोविजंस विल ऑलवेज ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस। सो ये चीज यहां पे भी बताई है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक्ट लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा अगर ये इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडीए के एक्ट से विपरीत जाता है। सो इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो आईआरडीए ये भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वैसे ही आईआरडीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सब अपने अपने सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। आईआरडीए का काम है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कुछ गलत ना करे, वो सब चीजों पे ध्यान रखना। सो ये आईआरडीए का काम है। सेबी का काम है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। आरबीआई का काम है फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करना। सो ये सबके अपने अपने रोल है। ठीक है, फिर वैसे ही बैंकिंग कंपनीज को भी ये एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन नहीं होगा अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, उससे अपोजिट गया तो नहीं होगा। वैसे ही कंपनीज एंगेज्ड, तो कंपनी भी एंगेज हो गई। अरे वैसे एंगेज नहीं हुई, एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इनको भी अप्लाई होगा, लेकिन नहीं होगा अगर इनकंसिस्टेंट हो विद द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड अदर कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे कि एलआईसी स्पेशल एक्ट। एलआईसी का खुद का एक्ट है, सेबी का खुद का एक्ट है, आईसीएआई का खुद का एक्ट है। आईसीएआई भी आप यहां एग्जांपल में रख सकते हैं। तो क्या आईसीएआई को भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? आंसर इज यस। सो उनको भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी एक स्पेशल एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत बनाया गया है। सो कोई भी स्पेशल एक्ट में बनाई गई संस्था, जैसे कि एलआईसी, जैसे कि आरबीआई, सो अदर कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट एक्सेप्ट इफ इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ देयर स्पेशल एक्ट। जैसे कि एग्जांपल दिया आपको एलआईसी, सो एलआईसी को भी ये एक्ट अप्लाई होगा। फिर सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act as central government by notification specify subject to exceptions, modifications और adaptations, जैसे एफसीआई, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको भी अप्लाई किया है। फिर इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में अप्लाई होता है। और किसको अप्लाई नहीं होगा? सो ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अप्लाई नहीं होता, इनके खुद के कानून है। ट्रस्ट का कानून है वो अप्लाई होता है, सोसाइटीज को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है वो अप्लाई होता है। सो उनको कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते, वैसे बेसिक पॉइंट्स ही पढ़ रहे थे अपन, बट फिर भी कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम अभी जो चालू करेंगे ये रिवाइज होगा। बचपन में पढ़ा है अपने, सलमान का केस पढ़ा था एक, हाँ वही सलमान, ली का केस पढ़ा था, बहुत लेम से जोक भी मारता था मैं यहाँ। ठीक है, हाँ कोई डाउट पूछो पूछो, डरो मत, डरा मत करो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी पढ़े हो आपने, सर दिनशा मानिक जी प्रतीत याद होंगे। हाँ, अच्छा अब एक बात पहले पूछ लूँ, कितने लोग डायरेक्ट एंट्री वाले हैं अपने यहाँ? ऐसे भी होंगे ना कुछ, फिर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, बेसिक कंपनी लॉ तो पढ़ा ही होगा, ये तो पता होगा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, है ना? बीकॉम में पढ़ा होगा। कोई इंजीनियरिंग वगैरह वाले तो नहीं है? नहीं, ऐसे भी होते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं, तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर इधर सीए में आए, ऐसे भी होते हैं। इंजीनियरिंग वालों को भी डायरेक्ट एंट्री अपने यहाँ, हाँ डायरेक्ट एंट्री यानी एनी ग्रेजुएशन कोई भी चलता है, बीएससी करके भी आ सकते हो आप। हाँ ऐसे हैं लोग बीएससी करके भी आए हुए हैं, तो है। बाकी 12th तक तो साइंस बहुत लोगों का होता है, बट उसके बाद भी साइंस पढ़ने के बाद इधर आते हैं, ऐसे भी होते हैं। हाँ सच में होते हैं। अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं, अब थोड़ा सैचुरेशन ज़रूर है, बट सीए में तो नहीं रहेगा। आपको पता ही है 4 लाख सीए हैं सिर्फ, इतने बड़े देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 150 करोड़ में 1.5 करोड़ भी सीए नहीं है। सोचो 1% भी सीए नहीं है, इतने कम लोग हैं सीए। ये एक्चुअल फैक्ट है, देखो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा।
कभी कभी आईसीएआई की वेबसाइट भी सर्व कर लेना चाहिए। देखो इसमें कहीं तो भी आता है। कहाँ आता है? हाँ, की स्टैटिस्टिक्स में आएगा। ये देखो मेंबर्स का स्टैटिस्टिक्स है। 4 लाख है अब। अभी हो गए, ये 2024 में अपडेट हुआ तो तब तक हो गए। ये फेलो फेलो यानी 5 साल से ज़्यादा वाले हो गए। एसोसिएट यानी 5 साल जिनको होने का है। कंटिन्यूस अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं 5 साल या जॉब पे रहते हैं 5 साल तो आप फेलो बन जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए। 3 साल जॉब किए फिर 2 साल प्रैक्टिस हुए, वो फेलो नहीं बनेगा। सो कंटिन्यूस 5 साल या तो जॉब या तो प्रैक्टिस में रहे तो वो फेलो कहलाते हैं। उसमें भी प्रैक्टिसिंग फुल टाइम प्रैक्टिस वाले 1 लाख ही है लगभग, 95,000। फिर पार्ट टाइम प्रैक्टिस है, नॉट इन प्रैक्टिस है। और एसोसिएट ये जो 5 साल से कम वाले हो गए, तो ये 2,87,000 टोटल। 4 लाख सी है, उसमें भी वेस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो 1,30,000 सी है। नागपुर जैसे शहर में देखोगे तो हर गली में एक सीए मिल जाता है आपको। सो हाँ, एक्चुअल में मेरे घर से 100 मीटर कहीं भी चले जाओ, इधर भी सीए, इधर भी सीए, उधर भी सीए। तो सब सीए लोग बहुत है उधर। लेकिन वही आप कोई छोटी जगह चले जाओ तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक या दो सीए होते हैं। तो कोई कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कोई कोई क्या अपने आजू बाजू चले जाओ, भंडारा वगैरह चले जाओ, अब तो हो गए वहाँ पे भी। नहीं तो वहाँ पे भी पहले वही था, 2 सीए 3 सीए लोग ही थे। तुमसर हो गया, तो उधर अपना चामोर्शी वगैरह हो गया, चंद्रपुर मूल वगैरह हो गया। तो वो एरिया में एक एक दो दो सीए रहते हैं। मोनोपली है खतरनाक। तो मेरे इन लॉज के वहाँ पे भी सिर्फ 2 सीए है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे सिर्फ 2 सीए है। 2 सीए के ही पास पूरा काम है। हाँ, पैसा ही पैसा है। अब क्या करेंगे, पैसे का क्या करना है। चलो, तो ये ऐसा है। बहुत सीए होते हैं अपने जैसे शहर में, बाकी नहीं तो। बाकी देखो यहाँ तो 30,000 ही चाहिए ईस्टर्न में। तो ईस्टर्न में 30,000 हो गया, तो इतने कम सीए हैं तो सैचुरेशन की बात ही नहीं आती। खूब अपॉर्चुनिटीज बहुत है अपने पास। और उसमें भी ये जरूरी थोड़ी है लोग कुछ सीए से रिलेटेड काम कर रहे हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं सीए कर तो लिया लेकिन सीए का काम ही नहीं कर रहे, उधर हेडफोन बना रहे। रहते हैं, कोई ब्रोकिंग चालू कर लिया, कोई टीवी एंकर बन गया, तो कर रहे हैं। अनिल सिंह भी है ना, वो सीए है। फिर अपने मोतीलाल ओसवाल है। तो ये लोग एक्चुअल में सीए का कुछ नहीं कर रहे, सीए तो है। तो ऐसे भी सीए हैं, तो उनको अगर हटा दे तो खतरनाक अपॉर्चुनिटीज है। बस सीए बनने की देर होती है। और सीए बनना बहुत आसान है एक्चुअल में। कोर्स बहुत वास्ट है, बट कॉन्सेप्ट ऐसे कोई भी नहीं है जो नहीं समझ में आएंगे। सिर्फ कोर्स बहुत ज़्यादा है ना, वही तकलीफ है। अभी आप जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 6 महीने में, तो ये 6 महीने में आप पढ़ोगे, 3 महीने का गैप रहेगा, एग्जाम दोगे बक से। सो इतना सारा पढ़ना है ये 9 महीने के टाइम में, कि वो रिवाइज करना उससे बराबर, इसीलिए साथ साथ पढ़ना। तो साथ साथ पढ़ोगे ना तो बराबर रिवाइज होते जाएगा। तो आपने एक भी दिन का बैकलॉग नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है, यहाँ कोर्स वास्ट है। समझने में कोई चीज़ तकलीफ नहीं देगी, लेकिन सोचो एक दिन की क्लास मिस हो गई ना, वो बैकलॉग इतना मुश्किल जाएगा कवर करना। क्योंकि रोज़ आप 7 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ रहे हैं। अब वही एक दिन मिस हो गया तो दूसरे दिन का तो रहेगा ही, और ये दिन का कैसे कवर करोगे फिर। और फिर वो छूटते जाता है, इसलिए क्लास मिस मत करो। जहाँ तक हो सके रेगुलर रहो, एक आध बार नहीं आ पाए तो ऑनलाइन देख लो, बट रेगुलर कंप्लीट कर लो। और संडेज वगैरह को अगर कुछ छूट गया तो देख लो। घर जाके रोज़ का रोज़ पढ़ लो। खास तौर पे अकाउंट्स कॉस्टिंग वगैरह जैसे सब्जेक्ट, ये तो करना ही चाहिए। क्योंकि बाद में आप सोचोगे बाद में कर लेंगे, तो भूल चुके होते हैं तब तक के। और बाकी भी लॉ और टैक्स के प्रोविजंस एटलीस्ट रोज़ के रोज़ आपने पढ़ना चाहिए। या अगर रोज़ के रोज़ नहीं भी जमता है तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज आप ये कर सकते हैं। एक दिन लॉ देख लिए, दूसरे दिन टैक्सेशन देख लिए। तो वैसा कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि और करते हैं लोग, क्योंकि आखिर में आप देखोगे, आखिर में करूँगा तो जैसे ही ख़त्म होंगी ना क्लासेस, 3 महीने के बाद तो एग्ज़ाम ही है ना। तो छूट गया वो पढ़ने को टाइम ही कहाँ है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसीलिए सीए इंटर में जाती है। फाउंडेशन निकल जाता है एक बार का,
फाउंडेशन का यहाँ 5 गुना कोर्स है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स पढ़ना है आपको, और टाइम बहुत कम है, सिर्फ 9 मंथ्स में आपको ये 5 टाइम्स पढ़ना है। इसके बाद फाइनल ईजी जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा फाइनल ईजी है, फाइनल को अगर आप इंटर से कंपेयर करोगे तो वो भी 3 से 5 गुना हो ही जाते हैं, कोई सब्जेक्ट 3 टाइम्स हो जाएंगे, कोई 5 गुना हो जाएंगे, लेकिन वहां पे टाइम भी बहुत है आपके पास। आपको 2 साल की आर्टिकलशिप है, उसके साथ सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हैं, शाम को 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाई कर सकते हो आप। अगर आप दो दो सब्जेक्ट भी कर रहे हैं 3 3 महीने में, तो भी आप आराम से पूरा फाइनल कवर कर सकते हैं। इंटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो ये जो 6 महीने की क्लास है, इसको बहुत अच्छे से करो, ये सोच के पढ़ो 6 महीने में पढ़ लिए तो खत्म, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सीधा 3 साल बाद एग्जाम रहेगी। अगर आपने एक बार में बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए इंटर के, तो फिर आपको पढ़ने कोई नहीं बोलेगा, आपको 3 साल बाद एग्जाम है। सो लेकिन वही नहीं किए तो फिर वही हर 3 महीने में एग्जाम। सो आपके पास चॉइस है, सिलेक्ट करना है अपने को। तो ऐसी मेहनत करो अभी से, रेगुलर रोज का रोज पढ़ लिए और आराम से पास होते हैं। और एक एवरेज भी स्टूडेंट रहे तो आराम से पास होते हैं अगर रेगुलर रहा क्लास में। जैसे मैं अगर कभी लगा तो मेरे तरफ देख लेना, यार ये सीए बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। तो एक्चुअल में तो मैं कोई बहुत पढ़ने वाला हूँ नहीं, लेकिन हाँ रोज का रोज पढ़ लिए उतना करना चाहिए। क्लास कभी मिस नहीं होने देना चाहिए, मैं कभी क्लास मिस नहीं होने देता था। सो मैं तो 5 मिनट लेट आ जाऊँ तो मेरे को नहीं समझता था, इतना ज़्यादा तकलीफ जाती थी, क्योंकि साइंस से थे और पहली क्लास होती थी हमारे टाइम पे अकाउंट्स की, सुबह सुबह 7 बजे। तो अगर लेट आए, 5 मिनट भी लेट हो गए, तो वो क्वेश्चन ही छूट जाता था फिर, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया है, फिर अपन पुराना सोच रहे हैं, तब तक के सर और आगे बढ़ जाते थे, तो फिर वो समझ में नहीं आता था। इसलिए टाइम से आना, बराबर पूरी क्लास करो अच्छे से, घर जाके एक बार रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छा पक्का हो जाता है वो। और उतना सफिशिएंट है, आप घर जाके पढ़ लो उतना सफिशिएंट है। लेकिन वही बहुत बड़ी बात है, आप जब पढ़ना चालू करोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि घर जाके मैं अगर पढ़ने बैठूंगा ही तो 2 घंटे तो अकाउंट सिखा जा रहा है, तो बाकी चीज़ें पढ़ने को टाइम ही नहीं मिलेगा फिर। तो ऐसा होगा, लेकिन करो जितना होता है, एटलीस्ट 70 80% तो ट्राई करो, और करोगे तो होगा। अभी नींद छोड़ दो 6 महीने के लिए, क्लास जब तक चल रही है। 12 बजे के बाद ही सोना, 12 के पहले मत सोना। सुबह 7 बजे उठ के आना है बराबर, फिर भी 12 बजे तक पढ़ सकते हैं अपन, करना पड़ेगा वो, और करते हैं लोग। जैसे मेरा अभी आर्टिकल है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोथ ग्रुप क्लियर किया था, वो भी वैसे ही करता था, रात को 12 साढ़े 12 तक पढ़ता था, सुबह फिर क्लास में आ जाता था। तो अभी ज्वाइन किया है मेरे को, तो वैसा करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सो अगर अभी से आप ऐसा करोगे तो इजीली आप क्लियर हो जाओगे। बस वही है कि मोटिवेशन आपको बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो बहुत अच्छा रहेगा, अभी तो कोई बोलना भी नहीं पड़ता, शुरुआत है ना, बग अपन बुक खोल के खुद ही पढ़ रहे हैं, हम बोल भी नहीं रहे फिर भी घर जाके पढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे से 10 12 दिन बाद देखना मोटिवेशन कम हो जाता है, तो वो तभी बना के रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत दिखता है। आज आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मस्ती कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही लेवल पे दिखेंगे, लेकिन इसका आपको इम्पैक्ट कब दिखेगा, जब आप आगे बढ़ोगे। कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट दिखता है आगे चल के। जैसे ही ग्राफ है, यहाँ पे समझो आप हो ए, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका ग्राफ चल रहा है। एक बी है जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फर्क 6 महीने बाद दिखेगा। 6 महीने बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपका ग्राफ सीधा ऐसा जाएगा, और जो बी वाला है ये धीरे 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 जाएगा। ये आगे इसका फर्क पता लगता है। बट कंसिस्टेंसी के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप रेगुलर रहो ना, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी चीज़ में। ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो भी यही बात करते हैं। जैसे रॉबिन शर्मा बोलता है कि सुबह 1 घंटा आप जो अच्छी चीज़ लगती है उसको दो, तो वो क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं। रोज सुबह 1 घंटा आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें पक्के होते जाओगे। आपको मैं बोलता हूँ आपको बॉडी बनाना है, मैं बोलता हूँ कि आप जिम लगा लो। आप जिम में सैटरडे संडे 2 दिन गए और दिन भर बैठे थे वहाँ पे, दिन भर आपने कसरत की, एक्सरसाइज किए, तो बॉडी थोड़ी बनने वाली, उल्टा बीमार हो जाओगे। लेकिन वही 1 महीना अगर आप 1 घंटे रोज जाके अगर मेहनत करोगे, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको, कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट दिखता है। तो कंसिस्टेंसी तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखाएगी, 2 दिन में बॉडी बिल्ड नहीं होगी, बट 1 महीना 1.5 महीने बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहोगे तो इजीली आप सीए क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ कोर्स बहुत ज़्यादा है और वही रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर आपने बैकलॉग छोड़ा तो बहुत तकलीफ होती है। अगर छूट ही गया तो फिर क्या करना वो बात की बात है, बट अभी तो छोड़ना नहीं चाहिए मान के चलो। जो कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, उनमें 100% लोग पास होते ही हैं। एक आध अगर कोई कारणवश रह गया तो रह गया। और यही फाउंडेशन में भी वही होता है एक्चुअली। फाउंडेशन में भी आप देखोगे जो रेगुलर दिखते थे क्लास में वो लोग आगे आते हैं, जो लोग आते जाते रहते थे उनको तकलीफ जाती है फिर। सो वही यहाँ पे भी है। इंटर में तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप थोड़ा भी ढील दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कभी बीमारी हो गए तो बात और है, लेकिन फिर भी ट्राई करो, एटलीस्ट क्लास वगैरह तो पूरा करना ही चाहिए। और जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम ट्राई करो, रोज का रोज कंप्लीट करने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। सो ध्यान रखना, बीच बीच में बोल वचन देते रहूंगा मैं, कंसिस्टेंट रहो इसके ऊपर, पढ़ाई करते रहो इसके ऊपर। बाकी कल से पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई अपनी। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन पढ़ाई कल से करेंगे। चलो ठीक है। सो अगली क्लास में हम पढ़ाई चालू करेंगे। पहली क्लास में काफ़ी कुछ रिपीट होगा, दूसरी क्लास से थोड़ा चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। सो पहली क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स रिपीट ही दिखेगी आपको। ठीक है, सो कल से पढ़ते हैं। चलो, थैंक यू।